लोगन के भाग 48 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग ने भाग ये सब पढ़ा और जाना कि रमा को प्रेम हो गया है किससे, जोहरा से। और जोहरा को एक काम दिया है कि जाओ जालपा के बारे में पता लगा के आओ। ठीक। तो सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा के अंधकार में घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। अब उसके मन में थोड़ा डाउट आ रहा है क्योंकि उस टाइम तो फ़ोन था नहीं कि जोहरा से पूछ ले, हाँ जोहरा मिली, जालपा मिली, नहीं मिली। तो उस टाइम तो फ़ोन नहीं था, मिल के बता सकती थी। अब वो तो आ नहीं रही है और इसके मन में सवाल चल रहा है कि जोहरा गई भी होगी कि नहीं गई। उसे क्या गरज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई तो उसको क्या पड़ा है मेरा। वो आके अगर बोल दे कि हाँ मुलाकात ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कहीं धोखा तो ना देगी, जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा तो ना सुनाएगी। तो बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। अगर ये सब बोल देगी तो जालपा पर आफत आ जाएगा। इसका मन थोड़ा चिंतित है, ज़्यादा चिंतित है। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतने दगाबाज है तो वह दुनिया रहने के लायक ही नहीं। तो मैंने इसको लगता है कि जोहरा बहुत अच्छी है। अगर जोहरा भी बदमाश होगी तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं, ऐसा उसको लगता है। ठीक। तो नहीं, जोहरा मुझसे दगा न करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई है। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो तब वो प्यार करने, ये तो लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लिख दे सकता है और पूछेगा व्याख्या क्या है। तब वो प्यार करने की वस्तु थे। कब की बात हो रही है? जब पहले के इनका जीवन का बात हो रहा है, जब जालपा आती थी और उसके पॉकेट से पैसे निकाल लेती थी, गहने देखकर खुश हो जाया करती थी। तो वो तब की बात है। और ये जो है रमा वस्तु ही समझ रहा है जालपा को, प्यार करने की वस्तु थी। अब वो उपासना की वस्तु, पूजने की वस्तु है। इसको बड़ा लग रहा है कि आप बड़ी ऊपर लेकर जाना चाहती है जालपा रमा को। ठीक। बड़ी ऊपर माने इंसानियत की राह पर, और इसमें इतना हिम्मत नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर फिर पड़ूं। अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख, न तैरने की खुशी। पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों में आंसू निकल आएंगे। तो इंसान मन में सोचते रहता है, बहुत कुछ सोचता है। आप लोग के मन में आते रहता होगा। आप लोग भी इधर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कुछ होंगे जिनके मन में कुछ और चल रहा होगा। सामने वीडियो चल रहा है लेकिन मन कहीं और ही लगा हुआ है। ठीक है। और 11 क्लास में होता है। ठीक। 11, 12, 10, 8, 9 और अभी तो बढ़ गया है शायद। जैसे जैसे समय जाएगा आगे वैसे वैसे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। आजकल चीज़ें बड़ी आसान हो गई है, इसलिए शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। तो रमा मन ही मन क्या सोच रहा है, जालपा से बात कर रहा है। हम लोग भी मन ही मन बात करते रहते हैं। ठीक। तो शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। ये सोचता है कि काहे नहीं मेरा प्राण निकल जाता। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। उसको पहले उसका बात मानना चाहिए था। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी यह दशा क्यों होती? उसे विश्वास था जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती तो वह हंसते हंसते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, उस वक्त वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। क्या जब भोगना ही है तो उसे रो रो कर भोगने से तो यही अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए।
आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता। यह दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो में और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था, जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज अज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता। अब लड़कियां ताली मारेंगी, ठीक है, और लड़के बोलेंगे जा, पलट गया, फिर से पलट गया। आज उसे ज्ञात हो रहा है, ठीक, कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता। तो मन बड़ा इधर कभी इधर, जालपा जोहरा जालपा, न जोहरा न जालपा, तो ये कंफ्यूज है बेचारा। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता। तो इस वक्त जो जो देख रहे हैं वीडियो, वो लोग कमेंट करके बताएं कि रमा को किस ओर जाना चाहिए, जोहरा या जालपा, ठीक है। हालांकि कंडीशन याद रहे कि अगर वो जालपा के पास जाएगा तो जालपा उसको गाली देगी, ठीक से रहेगी नहीं। अगर वो जोहरा के साथ साथ जाता है तो बड़ा आराम से वो ज़िंदगी जिएगा। तो ये पॉइंट अभी तक के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ तक जो गवर्नमेंट में दिखाया गया, यहाँ पर इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो उसके पास जाता है ये सब कांड करके तो जीने नहीं देगी वो, ठीक। तो ये सब ध्यान में रख के आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं आप लोग का विचार क्या है। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। ये क्या बात बोल रहा है? क्या वह दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? आई, ये क्या सोच रहे हो रमा बाबू? चलो जो जिसके इसके पास चप्पल है निकाल लो, चप्पल से मारो, मेरा अपना अपना स्क्रीन पे मारो रमा के लिए, ठीक। चप्पल से मारो, टमाटर वमाटर अंडा अंडा जो भी है फेंक के मारो। ये विचार क्या कर रहा है कि दोनों के साथ नहीं रख सकता। तो पहले के राजा महाराजा रखते थे 10, 15, 20, इस जमाने में जेल हो जाएगा बेचारों को। तो सोच रहा है कि जालपा स्वीकार करिए जोहरा को। अजीब बात कर रहा है। अरे कभी नहीं, वह शायद उसे कभी क्षमा ना करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए यह तो यातना भोग रहा है, अगर जालपा को पता चल जाए कि उसी के लिए यातना भोग रहा है, क्या कि उसी के लिए है, वो तो सच बताने वाला था, फिर जालपा का धमकी मिल गया, जालपा का धमकी मिल गया तो फिर पुलिस को बोला कि हाँ हाँ ठीक है गवाही देंगे। तो अल्टीमेटली तो कर दो रहा है जालपा के लिए, तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा क्यों कलंकित किया, मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वह दिन भर इसी उधोर बुन में पड़ा रहा, आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, वह किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित न लगा। आज दरोगा जी भी नहीं आए, या तो रात की घटना से रुष्ट लज्जित थे, पिछला दिन दरोगा साहब को कैसे भगाया था, तो इस वजह से दरोगा साहब गुस्सा में हो ये इनकी। और देवी दिन को छोड़ के, जग्गू को छोड़ के, जोहरा को छोड़ के इसका एक ही दोस्त था, वो था दरोगा साहब, उसी से ज़्यादा बातचीत करता था। या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपनी पतन से लज्जित था, तो पूछा भी नहीं कि कहाँ गए, क्या कि झगड़ा कर लिया था। वह जब एकांत में बैठता तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है? वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता। वो सोच रही काहे हम इतना हाय फाय में कहाँ रहते हैं, ठीक। वह इतना विवेक शून्य था, इतना उसका पास बुद्धि नहीं था कि वो नहीं सोच सकता था कि सबका फल क्या होगा, लेकिन क्या क्या जाए। लेकिन जो ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल खुल जाती। जब अकेले रहता था तो दुख होता था, लेकिन जब आ जाता, आओ भाई आओ, चाह बल्ले बल्ले पीते आज, तो तब उसके दिमाग में कुछ सवाल नहीं आता था। जब उसके सामने जोहरा अगर बैठती थी पहले, उसका सारा दिमाग उमाग गायब हो जाता था, धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता था। तो इसलिए एकांत में रहना जरूरी है। अकेले रहिए, माने हर समय नहीं, कुछ समय अकेले रहिएगा तो आप लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले उस टाइम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमेशा दोस्तों के साथ रहिएगा, एकदम हमेशा फ्री फायर गेम वेम खेलते रहिएगा, हमेशा बिजी रखिएगा फ़ोन में, तो आज वही मेरे पारा के एक लड़का है, पढ़ता है, माने स्टूडेंट
मेरा स्टूडेंट का दोस्त है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। रास्ता में जा रहा है तो चलती मैंने गाड़ी वाड़ी जा रहा था, लेकिन वो उसका पूरा ध्यान एकदम फोकस फ़ोन में था। फ़ोन देखते देखते जा रहा है एकदम ऊपर ऊपर ऊपर, इस कुछ भी देख रहा था। क्या देख रहा था वो? रील देख रहा होगा इंस्टा पे, तो इसी जा रहा था। तो ये जो फ़ोन है हम लोग को एकांत में रहने नहीं दे रहा है। फ़ोन हर समय हमारे पास रह रहा है, तो हम लोग एकांत में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग को बढ़िया-बढ़िया ख़्याल आता है जब हम लोग फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं। तब हम लोग बढ़िया-बढ़िया सोचते हैं इतना फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, पढ़ भी लेना चाहिए। हाँ, हम इतना गलती कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन चार्ज हो गया, अरे सारा जो विचार है गायब। ठीक, तो यही सब बात है। रात के 10 बज गए पर ज़ोहरा का कहीं पता नहीं। रात के 10 बज गए पर ज़ोहरा का कहीं पता नहीं। 1 दिन हो गया, फाटक बंद हो गया, रास्ते थी माने दरवाज़ा बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या उसे जालपा नहीं मिली? मिली? गई? नहीं गई? उसके मन में ये चला रहा। उसने इरादा किया अगर कल ज़ोहरा ना आई तो उसके घर पर जा किसी को भेजूँगा। उसे 2-1 झपकियाँ आई और सवेरा हो गया। तो रात भर वो सोचता ही रहा। तो बड़ा टेंशन में नींद नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से नींद आता है। फिर वही विकलता शुरू हुई। हम लोग इसके टेंशन, जो लोग परेशानी में होता है वही लोग को पता होता है कि उसकी परेशानी क्या है, वही उसको फ़ील कर सकता है। हम लोग चाहे तो रमा का जो परेशानी है वो इस टाइम फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन जब रमा के जगह पर हम लोग जाएँगे तो हम लोग फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, रमा को भी ऐसा महसूस होता होगा। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए, कम से कम यह तो मालूम हो जाए कि वो घर पर है या नहीं है। दरोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दरोगा ने, सर ऐसी बात नहीं है, अब तो नशा में नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपको बस परेशान करने के लिए कर रहा था। तो रवाना, ज़ोहरा रात आई नहीं, ज़रा किसी को भेजकर पता तो लगवाइए बात क्या है, कहीं नाराज़ तो नहीं होगी? तो दरोगा ने कहा, उसे गरज होगा खुद आएगी, किसी को भेजने-वेजने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि दरोगा साहब तो गुस्सा है, कैसे बोल भी बोल माने बोल ले कि गुस्सा-वुस्सा नहीं, लेकिन फिर भी गुस्सा तो है। रमा ने फिर आग्रह न किया, समझ गया यह हज़रत रात बिगड़ गए, चुपके से चला आया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद है, मालूम होता था। लोग समझेंगे यह वहाँ से एक ही रस्सियाँ निकले। दरोगा से तो थोड़ी-सी घनिष्ठता हो गई थी, तो इसलिए वो दरोगा से बोल पाए हैं। 1 हफ्ते तक उसे ज़ोहरा के दर्शन न हुए, 1 सप्ताह हो गया। अब उसके आने की कोई आशा भी न थी इसके पास। 1 सप्ताह हो गया अभी तक नहीं, अब क्या ही आएगी। रमा ने सोचा आखिर बेवफ़ा निकली। उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। यह मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसे आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ। व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कहे। कहीं उन लोगों से कह न दें तो उल्टी आते गले पड़ जाए। मगर ज़ोहरा बेवफ़ाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी। इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो ज़ोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी। फिर अनायास ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वह क्यों बार-बार सजल न होकर सजल होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी यह हसरत भरी बातें याद आ आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती थी। तो ये शंका कर रहा है ज़ोहरा पर कि वो भी धोखेबाज निकली, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता था कि वो धोखेबाज है। बस उसको वो सब बातें याद आ रही हैं। ज़रूर कोई ना कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर ज़ोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। आह! आह! ठीक है। शराब से उसे घृणा हो गई। दरोगा जी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। देखो कितना मुश्किल से ज़ोहरा से प्रेम किया था बेचारा, तो ज़ोहरा भी धोखा देके चली गई बेचारा को। वह चाहता था मुझे कोई ना छेड़े, कोई ना बोले, रसोइया खाने को बुलाता तो उसे घूर कर दे घूरा वापस भेज देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसका इच्छा नहीं होता था। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने से ही उसके चित्त को शांति होती थी। चुपचाप अकेला में बैठे रहता था। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था।
नहीं, वह स्मृतियाँ भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था, 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छी फ़िल्म ल लगने वाली थी। एक प्रेम कथा थी। दरोगा जी ने आकर रमा से कहा, तो वो चलने को तैयार हो गए। कपड़े पहन रहा था, तभी जोहरा पहुंची। एकदम 7 दिन बाद जोहरा पहुंची है। रमा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आँख उठाकर फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। ना कुछ बोला, ना कुछ कहा। जोहरा ने कहा, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ कि जोहरा हमेशा एकदम चमक-धमक में रहती थी, आज क्या हुआ? नॉर्मल सादा ड्रेस में आई है, सज-धज के नहीं है। वह केवल एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, आभूषण का एक तार भी उसके देह पर न था। होठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीड़ामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। तो आज जोहरा जो थी, पहले की तरह नहीं, थोड़ी अलग लग रही थी। ठीक, चंचल नहीं थी, शांत थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज़ हो? बेकसूर बिना कुछ पूछे गछे मुझसे नाराज़ हो गए? पूछो तो। रमा ने फिर उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया, जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़ कहा, क्या यह खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रमा ने रुखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी नहीं आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। यह कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नज़रों से उसकी ओर ताका। अब ये इस गुस्सा में बोल दिया, फिर उसको लगा कि ना ना, इसे नहीं बोलना चाहिए। जोहरा ने मुस्कुराया तो उसने ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कुरा कर, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम दिया था, और जब वो काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है और भीतर से पत्थर। तो देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो ऊपर से एकदम नाजुक दिखती है लेकिन अंदर से क्या मजबूत है। ठीक, मजबूत है वो जालपा, जो इतनी नाजुक होकर भी वो इतना मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ, क्या करती है? तो जोहरा ने, उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है, माने सब फांसी की सजा होने वाली है। मुकदमा में बोल दिया गया है। बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज जालपा ही करती है, और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है। तो जो जालपा अपने ससुराल में काम धाम नहीं किया करती थी, देखो जालपा दिनेश के घर में जाके पानी ला देती है, कितना कुछ कर देती है। दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी, न रुपए थे, लोग बड़ी तकलीफ में थे, कोई मददगार ने तक न था जो जाकर उन्हें ढाढ़स तो देता। जितने साथी सोहबती थे, सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। माने क्या पता, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे वर्ड्स में, ठीक है। तो जालपा ने जाकर, कोई उम्मीद नहीं था लेकिन जालपा जाकर बहुत अच्छा काम किया जालपा। तो ये जो भाग है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा, अभी बहुत बड़ा है। कहाँ पर हम लोग, क्या बोल रहे हैं हम लोग? अभी यहाँ पे है, मजाक नहीं, अभी इतना बाकी है। हम लोग इतना देर से पढ़ने वाले, यहीं पे 18 मिनट से पढ़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं। रमा की सारी बेदिली काफूरो हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों? शुरू से बताओ। तुमने जो बीच से कहना शुरू किया इसको हटाओ, एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, कैसे उसका पता लगा, सब बताओ। जोहरा बोली, कुछ नहीं, पहले उसी देवी दिन खटिक के पास गई। उसने बताया कि वो दिनेश के घर है, तो फिर मैं दिनेश के घर का पता पूछकर दिनेश के घर गई। दिनेश, तो तुमने जाकर उसे पुकारा, तुम्हें देखकर वो चौंकी नहीं, पूछी नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो जोहरा मुस्कुरा कर बोली, अरे तुम मुझको कहाँ समझते हो, मैं वहाँ पर रूप बदल के गई थी। ठीक है, ब्राह्मणी समाज में गई थी। अब मैं आपको स्टोरी थोड़ी शॉर्ट बताता हूँ। मैं वहाँ पर रूप बदल के गई थी, ब्राह्मणी समाज की लेडी, और उसको बताया कि मैं कॉलेज में रहती हूँ। और वहाँ पर उसकी घर वालों से बात किया। किसके घर वालों से? तो दिनेश के मम्मी से। तो वो बहुत बुरी थी, उसकी पत्नी, कुछ काम धाम तो नहीं था। ठीक, उसके 2 बच्चे थे। मैंने बच्चों के लिए मिठाई लेके गई थी। बच्चे बड़ी खुशी के साथ वो मिठाई खा रहे थे, और फिर मैं बात कर रही थी तो उनसे पता चला कि वो लोग बड़े निराश थे। तभी एक
जालपा आई और उनका काम धाम करने लगी। तो जब फिर वैसी बात हो रहा था तभी जालपा पानी लेकर पहुंची। तो जालपा इसी बीच पानी गंगा जल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की माँ से बंगला में पूछा, ऐठा की कहाड़ी नाचे? तो उसने कहा, नहीं, यह भी तुम्हारी तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आई है, शामिल होने आई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है और तो कुछ नहीं मालूम, रोज सवेरे आ जाती है और बच्चों को खिलाने ले जाती है। मैं अपने हाथ से गंगा जल लाया करती है, अपने हाथ से गंगा जल लाया करती है, मुझे रोक दिया और खुद लाती है। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया, कोई आगे पीछे न था, बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई है हमें कोई कष्ट नहीं है, न जाने कुछ शुभ कर्म का यह वरदान है मिला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भाग है। उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क है, मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते थे। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली गई। कौन है? जालपा देवी। ठीक। मैं जो मिठाई ले गई थी उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दे दी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया कि मिठाई देकर खुश हो जा रहे हैं। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। तो जालपा के साथ गई पार्क। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे तब जालपा से मेरी बात होने लगी। जालपा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे से झुक झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? मैंने ये रमा पूछ रहा है। तो जोहरा बोली, कहा तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई। तो रमानाथ, यही यही एकदम सेम टू सेम यही कहा था। अरे हाँ, यही यही एकदम सेम टू सेम कहा था। जरा मजाक करने को सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देख कर बोली, तुम तो बंगाली नहीं मालूम होती, इतनी साफ हिंदू कोई बंगाली नहीं बोलती। तो मैंने, अरे मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ, मैं मुसलमानी हूँ। ठीक है, बंगाली मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझको हिंदी अच्छे से आता है। तो वहाँ मुस्लिम औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रहती हूँ, आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली जाऊंगी, आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊंगी। जालपा शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। तो मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी कैसे दे रखी है? बहुत बड़े आदमी हैं, मैंने बहुत अच्छे आदमी हैं जो इतनी आज़ादी देकर रखे हैं। कहाँ काम करते हैं? तो जालपा ने अपने नाखून को देखते हुए कहा। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे झूठ बोल रहा हो तो वो लोग सीधा सीधा आपको देखकर झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, जब आपसे झूठ बोले तो थोड़ा नज़र छिपाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे जालपा ने अपने नाखून को देखकर कहा, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही है। पुलिस में उम्मीदवार है, मैंने पुलिस में काम करता है। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी कैसे देते हैं? तो जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। कुछ चौंक कर बोले, वो मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात ही नहीं कही। घर में बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। तो घर में बहुत कम आते हैं, उनको पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे आती हूँ। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? तो उस बोल दी कि मेरे पति तो पुलिस में है, तो पुलिस थोड़ा मुलाकात करा दे एक बार उस मुखबिर से जिसने इनके खिलाफ गवाही दी है। रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। ये घुमा के पूछ रही कि वो पूछना चाहती कि वो अपने पति के बारे में सोचती क्या है। ठीक है, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो जोहरा बोली। यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकते हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसा कर क्या पाया? देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है कि मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं, मैंने भी सोचा। जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसा मुखबिर होता तो तुम क्या करती? तो जालपा ने मेरी तरफ सहसी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल से इसका जवाब क्यों नहीं पूछती? तुम बताओ, तुम क्या करती? तो मैं तो उनसे कभी ना बोलती, ना कभी उनकी सूरत देखती। तो जालपा बड़ी गंभीर चिंता के भाव से कहती है,
शायद मैं भी ऐसा ही समझती या ऐसा नहीं भी समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस वालों की भी तो बीवियाँ हैं, पुलिस वाले भी तो ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवियाँ तो उनसे नाराज़ नहीं हो रही है। तो शायद मैं भी ऐसी ना होती, ठीक है, शायद मैं भी, मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ है, कल हो सके तो फिर मिलिएगा, आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, ज़रूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतज़ार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम बाद फिर रुक कर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा, देर न हो रही हो तो आओ और कुछ देर गपशप कर लेते हैं। तो जालपा भी अकेले खुद को अकेलापन फील करती थी, वो भी चाहती थी किसी से बात करे। तो पहले तो वो जा रही थी, फिर उसको बुला ली कि आओ बात करते हैं थोड़ा। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रावण ने पूछा, सच में अब तुमने अपना नाम जोहरा बतला दिया? तो हाँ, इसमें हरज क्या है? तो जालपा भी जरा चौकी पर, कोई बात ना थी, वो बंगाली मुस्लिम थी, मैंने तो पहले ही बताया था कि बंगाली मुस्लिम हूँ। हम दोनों उसके घर गए। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठते थे। तो देखो यहाँ पर जो है दिनेश के घर का चित्र दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसा है। उस जरा से मैंने छोटा सा घर था, कटघरे में न जाने वह कैसे बैठते हैं। एक तिल भी जगह नहीं, कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं काट, कहीं बिछावन, सील, बदबू से नाक फटी जाती है। खाना तैयार हो रहा था। तो आप लोग अगर हावड़ा जाएंगे, हावड़ा में किसी का घर हो, तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर कितना छोटा छोटा घर होता है। जो लोग अमीर होते हैं उनका तो बड़ा घर होता है, फ्लैट होता है, और जो लोग उतने अमीर नहीं होते हैं, पैसे वाले नहीं होते, बड़ा छोटा छोटा घर, किसका पता कैसा रहता है। तो मैं तो जाता हूँ हावड़ा, वहाँ पर मेरे भैया लोग का घर है, तो देखते हैं, देखने को मिलता ही है। तो दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धो देती हूँ। तब दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी, तो जालपा ने उसको उठा दिया, जाकर बच्चों को संभाला और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी ना दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा, जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? तो जालपा ने कहा, मेरी और बात है। तो क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है। कोई महरी क्यों नहीं रख लेती हो? महरी मने नौकरानी क्यों नहीं रख लेती हो? तो जालपा, महरिया 8-8 रुपये मांगती है, कहाँ से लाएगी 8 रुपया? तो बोली, मैं 8 रुपये महीना दे दिया करूंगी। तो जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिससे सच्चे प्रेम के सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद से भरा हुआ था। बड़े अच्छे से देखते हैं कि कितनी मदद करने वाली आई है, ठीक। वह चितवन कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली थी, बड़ा खुश होके देखते यार। अरे तुम पैसे दे दोगी? तो उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिल नगरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वहां से चली, तो 9 बजे के बाद वो निकली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो? तो लोग 9 बजे रात को बात करते करते जा रही है। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखनी हूँ, मुझसे बड़ी अभाग्नि संसार में न हुई। तो यहाँ पर मैं आप लोग से फिर से एक सवाल करता हूँ कि जो मैंने शायद पिछले किया था, कि ये वही वाला बात है, शायद मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था कि आप ट्रेन वही चला रहे हैं, ठीक, ट्रेन चला रहे हैं, सामने एक पटरी आ रहा है, 10 आदमी है, और एक पटरी की तरफ कौन है? आपके बहुत प्रिय आदमी है, ठीक है, घर वाले भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, वो है, और एक तरफ 10 आदमी है। और ट्रेन को यूजुअली यही ट्रैक से जाना होता है जहाँ पर आपके प्रिय इंसान है। और इस ट्रैक पर
नहीं जाती है यूजुअली ट्रेन। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो ट्रेन इधर ले सकते हैं या तो ट्रेन इधर ले सकते हैं, मतलब गलती आपके प्रिय इंसान की ही है, ठीक है। लेकिन आप ट्रेन कहाँ लेके जाइएगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है इधर। वो 10 लोग या तो इधर करेंगे तो ये मरेगा, या तो इधर करेंगे तो ये मरेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इधर भाग 48 में शायद मैंने ये सब का वीडियो बनाया था, क्या पता। मैंने अनजान बढ़कर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में ना पूरा होगा। इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जब तक तुम इसे समझा ना दोगी मैं तुम्हारा गला ना छोड़ूंगी। तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखो। तो मैंने आर्त कट से कहा, अरे हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार नहीं हो कि आप वो इतना बड़ा सीक्रेट मुझको बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको इल्ज़ाम ना दूंगी, मगर कभी ना कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा, भरोसा हो जाएगा, तब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, तब को मुझको बताना ही पड़ेगा। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहे। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जोहरा, अगर उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो, मुंह उधर कर लोगी और मेरे साय से भी दूर भागोगी। इन रंजिशों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों से आंसू भर आए, ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। इसका भी मन में आया कि मैं भी अपना सच बता दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े कहिए और घंटे हुए सोहदों और पुलिस अफसरों को चपरगट्ट बनाया है, पर उनके सामने मैंने ऐसी भीगी बल्ली पर मैं उसके सामने ऐसी भीगी बल्ली बनी हुई थी कि क्या ही बोलना। फिर मैंने न जाने कैसे अपने आप को संभाला। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तो बोलती गलत है, ठीक है। कहा ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक कितना किस हो गया है? क्या तुम्हारा ख्याल गलत है देवी? तो शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर जाऊंगी अगर तुम्हारी सच सुनेंगे तो। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगे क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। तू बताना चाहती है, फिर बात को मोड़ ली, फिर बताने का मन किया, फिर बात को मोड़ ली। इसी तरह वो बार बार बात को टालती रही, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। अरे ऐ ऐसे काहे बोल रही हो? बीच से कुछ काटो वाटो मत, सीन मत काटो, जो कही वो सब बताओ। बोल बैग, इतना टाइम थोड़ी है, पूरा आधा रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा वो इतना बोलने जाऊंगी तो। एक एक लाइन बताओ, उतना याद थोड़ी रहता है। अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं, घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आगत ढाई है। यह कहते कहते वो रो पड़ी, फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों के बाद पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा कि इसका भी एक किस्सा है, तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती, और वो कैसे मुझको खोज लिए, इसका बड़ा अच्छा तरकीब उसने भी निकाला था कि वो कैसे मुझको खोज कर निकाली। जालपा इतनी सयानी है, उसके सिवा और कोई मुझको खोज नहीं पाता। तो जोहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया था, तुमको उतने बताना, अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई हूँ। जालपा मेरी सहेली है, शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हुई हो। कहने लगी, लो सौतन के साथ दोस्ती। तो जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान, कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। तो देखो जालपा बोली, थोड़ा बात महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो यहाँ पर सुनो। जोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और एक कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा इससे नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और नहीं हो सकता है कि मैं रमा को आग में झोंक दूँ। तो वही इसके पास दिक्कत है। अगर वो सच बता देते तो ये द ये 10 लोग बच जाएंगे जिसको ये नहीं जानती है, लेकिन रमा चला जाएगा। लेकिन रमा को बचाने जाती है तो ये 10 लोग चले जाएंगे। ये करेगी तो करे क्या, ठीक है। तो
यह कहकर वो रो पड़ी और बोली, बहन मैं खुद मर जाऊंगी पर उनका अनिष्ट मुझसे ना होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती, अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं, शायद वही हाईकोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं, या फिर उसी दिन जहर खाकर सोई रहूं। तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा हो गया है वीडियो, 9:35 का हो गया। इसका भी पार्ट 2 अगला दिन मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।